नमस्ते बच्चों, कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं पुनः फिर से एक बार वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाने के लिए प्रस्तुत हूँ। विषय से संबंधित जो तथ्य है उसको बताने के लिए मैं आज निर्देशन एवं परामर्श जो आपका कोर्स 3 विषय है और यूनिट 5 का विषय है, तो पढ़ाने के लिए मैं इसे आज आखिरी पड़ाव पर हूँ। मैं इसे आज ख़त्म करूँगी पढ़ा करके। तो मैं आशा करती हूँ आप लोगों ने मेरा जो पहले वीडियो बनाए थे उसको आप लोगों ने ध्यानपूर्वक देखा होगा और सुना होगा। और फिर से मैं एक बार कहूँगी कि आप लोग अपनी नोटबुक और पेन लेकर के बैठे, ताकि जिन तथ्यों को मैं बताऊँगी उसे आप नोट भी करते जाए और समझते भी जाए। आज मेरा बताने का ये है कि जैसे निर्देशन और परामर्श के विषय में मैं आप लोगों को जो बताई थी उसके अर्थ, परिभाषा, आवश्यकता, निर्देशन के प्रकार, विधियाँ, तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि विद्यार्थी जीवन में जो निर्देशन होते हैं उसमें क्या सुधार हो सकते हैं, उसके लिए निर्देशन सेवाओं का संगठन किस प्रकार से कार्य करता है, फिर निर्देशन सेवाओं की इसमें किस प्रकार से उसका जो नेचर होता है वो दिखाई देता है। इसके साथ में निर्देशन सेवाओं का संगठन के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी और एक शिक्षक का भी इसमें क्या योगदान रहता है, शिक्षक किस प्रकार से निर्देशन सेवाओं में सहयोग देता है, इसका क्षेत्र क्या होता है। तो बच्चों, मैं आप लोगों को बता रही हूँ आज कि निर्देशन सेवाओं के संगठन के बारे में कि यह संगठन क्या है। ठीक है, को निर्देशन सेवाओं का संगठन के बारे में ऑर्गेनाइजेशन गाइड ऑफ गाइडेंस सर्विस। तो और इस ऑर्गेनाइजेशन गाइडेंस सर्विस में आप लोगों को यहाँ निर्देशन सेवाओं के संगठन के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। विशेषता भारत के विद्यालय के संदर्भ में यदि हम चर्चा करते हैं, तो भारत के स्कूलों के बारे में यदि हम चर्चा करते हैं, तो यहाँ भारतीय शिक्षा को में कोई नई अवधारणा नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि शैक्षिक क्षेत्र में इसका जन्म 1938 में कोलकाता विश्वविद्यालय में अप्लाइड विश्वविद्यालय अप्लाइड मनोवैज्ञानिक के नाम से यह विभाग हुआ था और इसके विद्यालय के लिए इसे प्रयोगात्मक कार्य क्षेत्र हेतु इसको 1947 ईस्वी में प्रस्तावित किया गया, जब इलाहाबाद में मनोवैज्ञानिक संस्थान की स्थापना में सरकार द्वारा इसकी महत्ता या प्रथम प्रशान थी। इसके पश्चात पूरे देश में भिन्न जो कहने का तात्पर्य है कि भिन्न भिन्न स्थानों पर निर्देशन संस्थानों की स्थापना की गई। इसकी उपयोगिता तथा सफलता का मूल्यांकन करना थोड़ा कठिन है, क्योंकि वास्तविकता यह है कि शुरुआती उत्साह के पश्चात इसके प्रति उत्साह काफ़ी कम हो गया। इसका जालसा फैलाने की अपेक्षा यह सिमटता चला गया और कई जगहों पर यह बंद भी हो गया। हो सकता है उसके पीछे कुछ उपयुक्त कारण रहे हो, परंतु सैद्धांतिक रूप से
भारत के विद्यालय में निर्देशन सेवाओं की अत्यधिक आवश्यकता है। यदि निर्देशन का कार्यक्रम या आंदोलन अपने रास्ते में उतर गया तो इसके पीछे कई सामाजिक और राजनीतिक कारण हो सकते हैं, परंतु भारतीय विद्यालयों में के लिए निर्देशन कार्यक्रमों की आवश्यकता और महत्ता बहुत अधिक जरूरी या वास्तविक रूप से है। कहने का तात्पर्य है कि इसके यदि हम इसके प्रकृति को हम देखते हैं कि क्यों आवश्यक है, तो इससे हमें स्पष्ट रूप से पता चलता है कि सर्वप्रथम हमें यह याद रखना चाहिए कि यदि शिक्षा तथा परामर्श के दोनों के उद्देश्यों पर विचार किया जाए तो निर्देशन तथा परामर्श का क्षेत्र शिक्षा के क्षेत्र से कोई अलग नहीं है। यदि उनकी विधियों, तकनीकों तथा कार्यक्रमों की आपस में तुलना करें तो वे एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। निर्देशन तथा परामर्श एक प्रकार से शिक्षा के पूरक माने जाते हैं, क्योंकि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक। अतः निर्देशन तथा परामर्श शिक्षा के अभिन्न अंग है। इस बात की ओर पहले संकेत किया जा चुका है कि वे विद्यालयों के विद्यार्थियों के बौद्धिक, व्यक्तिक तथा सामाजिक विकास की ओर ध्यान देना है। तो विद्यालयों शैक्षिक विषयों में विद्यार्थियों को कक्ष शिक्षा से और भी बहुत कुछ प्रदान करना है। विद्यालयों को ऐसी सेवाएं प्रदान करना चाहिए जो प्रत्येक विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक, व्यक्तिक तथा सामाजिक विकास में सहायक हो। इन सभी सेवाओं को भी मोटे तौर पर निर्देशन सेवाओं का नाम दिया गया है। यह वे सेवाएं हैं जो विद्यार्थियों को कक्षा से बाहर प्रदान की जाती हैं तथा बौद्धिक प्रकृति की ही नहीं के हितों को प्रत्येक विद्यार्थियों को अलग व्यक्तित्व के आधार पर प्रदान किया जाता है। इन सेवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में व्यावसायिक रूप से प्रतिष्ठित व प्रतिष्ठित या शिक्षित, ठीक है, विशेषज्ञों द्वारा या इन सेवाओं को, इसमें मैं फिर से बताती हूँ कि ये वे सेवाएं हैं जो विद्यार्थियों के जीवन को एक तरफ से कक्षा से बाहर प्रदान की जाती है तथा बौद्धिक प्रकृति के ही नहीं, इनको प्रत्येक विद्यार्थियों को अलग व्यक्तित्व के आधार पर प्रदान किया जाता है। इन सेवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में औपचारिक रूप से बांटा जाता है। प्रशिक्षित विषय के रूप में इसे देखा जाता है और ना कि अध्यापक द्वारा। जो प्रशिक्षित होते हैं वही देते हैं। ये मुख्यतः विद्यार्थी के सामाजिक विकास से संबंध रखती है। ये आवश्यक रूप से जीवन से समायोजन तथा शिक्षा के उस भाग से संबंधित है जहाँ पर विषय वस्तु का कोई काम नहीं होता है। इस उद्देश्य हेतु कार्यकर्ता
इस उद्देश्य हेतु कार्यकर्ता अपने आप को विभिन्न प्रकार के कार्यों से व्यवस्थापित करते हैं, जैसे व्यक्तिगत रूप से किसी की सहायता करना या फिर विशिष्ट प्रकार के अध्यापक जो होते हैं, जो निरीक्षक होते हैं तथा अनुगामी विषयवाणी, इसी प्लेसमेंट ऑफ फ्लो ऑफ सर्विस कहते हैं। समाज सेवा के कार्यों में लगे शिक्षकों की सहायता करना इत्यादि निर्देशन सेवाओं की दर्शन शास्त्र के आधारित पर यह सिद्धांत इस प्रकार से है कि हमारा समाज दिन प्रतिदिन जटिल होता चला जा रहा है। ठीक है, तो इस जटिलता की वजह से प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व को तथा सामाजिक क्षेत्रों को इसमें समायोजन से संबंधित कुछ न कुछ समस्याएं उपस्थित हो रही है। अतः शिक्षा में निर्देशन सेवाएं व्यक्ति की इस समायोजन की सहायता करती है। शिक्षा का यह एक आवश्यक या महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि विद्यार्थियों को आत्मसिद्धि या सेल्फ रियलाइजेशन या आत्म यथार्थीकरण या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में सहायता प्रदान करता है। फिर से मैं बोल रही हूँ, शिक्षा का यह आवश्यक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि विद्यार्थियों में आत्मसिद्धि सेल्फ रियलाइजेशन तथा आत्म यथार्थीकरण सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में सहायता प्रदान करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु निर्देशन सेवाएं उस विद्यालय के विद्यार्थियों को उच्चतम स्तर तक कार्य करने में सहायता प्रदान करती है। विद्यार्थियों की क्षमताओं को विकसित करने हेतु उसकी अपनी क्षमताओं प्राप्त करने हेतु निर्देशन सेवाओं के उद्देश्य हैं कि विद्यार्थियों की उपलब्धियों के तथा उनकी समस्त क्षमताओं को और योग्यताओं द्वारा उसे सामाजिक योगदान हेतु उसे उत्साहवर्धन दिया जाता है, उसके लिए कार्य किया जाता है। अगले पॉइंट है, प्रत्येक व्यक्ति यदि उसे अवसर दिया जाए, प्रत्येक व्यक्ति के बारे में बात किया जा रहा है, उसे अवसर दिया जाए तो उसके सामने उपयुक्त चुनाव का मौका दिया जाए तो वह अपनी समस्याओं का समाधान करने में स्वयं सक्षम है। अतः निर्देशन तथा परामर्श सेवाओं का व्यक्ति के लिए समस्याओं के समाधान के लिए उपयुक्त चुनाव हेतु सहायक परिस्थिति प्रदान करना, जिसमें कि वह उपयुक्त निर्णय ले सके। ठीक है, अतः निर्देशन तथा परामर्श में प्रशासक के द्वारा अपने निर्णय, अपनी इच्छाएं विद्यार्थियों को के ऊपर थोप नहीं सकते हैं, बल्कि विद्यार्थियों के लिए परिस्थिति उपलब्ध कराए जाते हैं। तो बच्चों, यह मैं आप लोगों को बताई निर्देशन सेवाओं का जो संगठन होते हैं, निर्देशन सेवाओं के संगठन के कुछ उद्देश्य भी होते। उस उद्देश्य को जानने के लिए सबसे पहले जानेंगे उसके बारे में कि विद्यालय निर्देशन सेवाएं इस प्रकार से संगठित की जाती हैं कि उपयुक्त उद्देश्यों तथा लक्ष्यों को प्राप्त किया जाए। परंतु ऊपर जो अभी हम बताए हैं उससे संबंधित जो विस्तृत है तथा वो काफ़ी अस्पष्ट है, इससे उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि छोटी छोटी क्रियात्मक इकाइयों को विद्यालय स्तर पर प्राप्त किया जाता है। इन क्रियाकलापों को तथा कार्यक्रमों द्वारा अंत में प्रस्तुत उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। इन क्रियाकलापों को विद्यालय स्तर पर उपयुक्त सुविधाओं तथा स्रोतों के संदर्भ में इसे पहचाना जाना चाहिए
परंतु छोटे तौर पर जो कार्यक्रम है, जो मध्यम वर्ग के विद्यालय हैं, विद्यार्थियों के अंदर पहुंच सके, जो इसे कराने चाहिए, जो इस प्रकार से है। सबसे पहला विशिष्ट उद्देश्य किस प्रकार है? सबसे पहले कुछ शैक्षिक कार्यक्रम जिनमें निर्देशन सेवाएं शामिल हैं, जिसमें निर्देशन शामिल हो, समुदाय में करवाने चाहिए। निर्देशन जो कार्यक्रम होने चाहिए, किस तरह के कार्यक्रम होते हैं? जैसे प्रायोगिक कार्य होते हैं, खेलकूद कार्यक्रम होते हैं। तो इन सभी कार्यक्रमों के द्वारा सभी को समुदाय में करवाने चाहिए। दूसरा है, विद्यार्थियों को विद्यालय वातावरण में ही क्रियात्मक कार्य प्रतिदिन कराया जाना चाहिए। जैसे विद्यालय वातावरण है, प्रयोगशाला है, खेलकूद है, अन्य क्रियाक्रम वातावरण है, वाद विवाद प्रतियोगिता, अंताक्षरी प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता, ठीक है, भाषण प्रतियोगिता, उन सभी क्रियाकलापों को परिचित कराना। फिर है विद्यार्थियों को व्यक्तिगत तथा सामाजिक समायोजन प्रदान करना। विद्यार्थियों को देखा जाता है कि वह इस जो समायोजन करने में वो कितना भागीदार लेते हैं, वो अपने को स्वयं को कितना आगे बढ़ाते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं। फिर है विद्यार्थियों को अपनी क्षमताओं, अपनी अभियोग्यताओं, रुचियों तथा व्यक्तित्व संबंधी उसके शील गुणों को जानने में उसका उपयोग किस प्रकार से वह अपने व्यक्तित्व को निखारने में कर सकते हैं, तो यह समझना चाहिए। इस प्रकार से विद्यार्थियों को इसमें मदद करना चाहिए। फिर है विद्यार्थियों को उनकी क्षमताओं में विकास करने में मदद करना चाहिए। फिर है विद्यार्थियों को शैक्षिक रूप से योजना बनाने तथा उसे कार्यान्वित करने हेतु मदद करना। फिर है विद्यार्थियों को उसकी व्यावसायिक रूप से रूपरेखा की योजना बनाने में उसे क्रियान्वित रूप में मदद करना, व्यावसायिक रूपरेखा। फिर आगे है विद्यार्थियों को विद्यालय जब विद्यालय वो छोड़ते हैं तो छोड़ने वाले विद्यार्थियों को उसकी जगह पर स्थापित होने में मदद करना। फिर कम उपलब्धि वाले विद्यार्थियों की, जो बहुत से कारण से शिक्षा में पीछे रह जाते हैं, जिसका उपलब्धि कम हो जाता है और जो कक्षा में पीछे रह जाते हैं, उसे मदद करना। शैक्षिक विषय चुनने में विद्यार्थियों की मदद करना। जैसे 10वीं कक्षा पास कर गए, उसे ऐच्छिक विषयों को लेकर के आगे बढ़ना पड़ता है। जैसे आपका गणित, हिंदी, अंग्रेजी, गणित जो भी विषय है, जो कला, विज्ञान और वाणिज्य, इन तीनों संभाग से संबंधित होते हैं, तो इसके अंतर्गत जो विषय होते हैं उसे विद्यार्थियों को ऐच्छिक विषय के रूप में लेना पड़ता है। फिर असाधारण विद्यार्थियों की, चाहे वो विशेष विद्यार्थी हो, गिफ्टेड चाइल्ड को से विद्यालय जिसको जो धीमी गति से सीखते हैं, उसे विद्यालय सेवाओं के संगठन द्वारा उस विद्यार्थी के बारे में सोचना और उसे सही मार्गदर्शन देना। तो इस प्रकार से हम निर्देशन सेवाओं के संगठन के उद्देश्य को लेकर के जाने हैं कि निर्देशन सेवाओं का संगठन कहाँ तक प्रचलित है, हम उसको जानेंगे, क्योंकि निर्देशन सेवाओं के संगठन को जाने हैं, अब उसका क्षेत्र कहाँ तक ये है। तो विद्यालय में निर्देशन सेवाओं के व्यवस्थापित हेतु जिन लोगों को उत्तरदायित्व सौंपा गया है, उसे यह क्या किया जा सकता है, इस संबंध में क्या किया जा सकता है, विद्यालय में किस प्रकार का कार्यक्रम किया जा सकता है, यह सकारात्मक होना चाहिए या नकारात्मक होना चाहिए। इस योजना को सफल बनाने के लिए कि उनके जीवन में किस प्रकार से विद्यार्थियों को लागू किया जा सकता है और विद्यार्थी उसमें समायोजन कर सकते हैं, ठीक है। तो या विद्यार्थियों के एक सीमांतों पर तथा उसे अवसर दिया जाए, ठीक है। ये सेवाएं विद्यार्थियों को नई राह
या फिर नई सूचनाएं उपलब्ध करवानी चाहिए। इनसाइट लर्निंग से मतलब है कि एक नई अंतर्दृष्टि प्रदान करना जिसके आधार पर वे अपने जीवन में महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम हो सके। इस प्रकार से बच्चों के लिए जो विद्यार्थियों के लिए निर्देशन सेवाएं हैं, आगे हम चर्चा करते हैं कि उपयुक्त जो हम उद्देश्य बताए हैं उसको प्राप्त करने के लिए विद्यालय निर्देशन तथा परामर्श सेवाओं के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजित करना। परंतु इन सेवाओं की कोई एक निश्चित संख्या तथा आदर्श नमूना नहीं है जिसको समस्त विद्यालयों के प्रस्तावित रूप में किया जा सके। यह विद्यालय के इस रूप को तथा सुविधाओं के ऊपर निर्भर करता है कि किस प्रकार से और कितने निर्देशन कार्यक्रमों का सीमाएं विद्यार्थियों को करवाते हैं। परंतु कुछ आधारभूत सेवाएं होते हैं जिसमें विद्यालयों के लिए आवश्यक उद्देश्य होते हैं। जो उद्देश्य प्राप्त करना है, इनकी आधार सेवाओं को अनिवार्य सभी विद्यालयों में उपयुक्त करवाना चाहिए। निर्देशन तथा परामर्श में कम से कम कुछ आधारभूत कार्यक्रम होने चाहिए। तो बच्चों, तो मैं आप लोगों को निर्देशन सेवाओं के संगठन के बारे में बता रही हूँ ताकि यह निर्देशन सेवाओं में शिक्षक परामर्शदाता में क्या भूमिकाएं हैं, इसको मैं आप लोगों को मैं बताई हूँ। तो आगे मैं आप लोगों को चर्चा करूँगी अभी कि किस प्रकार से निर्देशन सेवाओं को हम लोग आगे और बढ़ा सकते हैं। तो इस बढ़ाने के समय में जो मैं आप लोगों को अभी बताई, तो कहने का तात्पर्य है कि यदि विद्यार्थियों को विद्यालय जीवन में देखा जाए तो प्रविधि के बारे में आप लोगों को बताएं कि प्रविधि के द्वारा विद्यार्थियों का जो जीवन की जो समस्याएं हैं, जो मूल्य समस्याएं हैं, वह इसमें मैं आप लोगों को अभी मैं बताऊंगी कि विद्यार्थी जीवन में सीखने और सुधारने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं, क्या प्रयास किए जा सकते हैं, क्या प्रयास करना चाहिए। ठीक है, विद्यार्थियों में सीखने और सुधार में प्रयास करना है। सबसे पहला है विद्यार्थियों को सीखने और सुधार के लिए प्रयास करना एक कठिन काम है, क्योंकि आज के दौर पर विद्यार्थियों के सामने बहुत से चीज़ें हैं जो उनका ध्यान आकर्षित करते हैं। विद्यालय में समानांतर समाज का विद्यालय में चल रहा है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें विद्यार्थियों को ध्यानपूर्वक अपनी तरफ विद्यार्थियों को खींचते हैं। ठीक है, विद्यार्थियों को आकर्षित करते हैं, विद्यार्थियों को खींचते हैं, विद्यार्थियों को आकर्षित करते हैं। मगर विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करना काफ़ी फायदेमंद है, क्योंकि प्रेरित विद्यार्थियों की सीखने और कक्षा में भागीदारी के लिए ज़्यादा उत्सुक नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि बच्चे सीखने के लिए, उत्तरदायी कार्य के लिए कक्षा में बहुत ज़्यादा अपने को उपयुक्त मानते हैं। वे चाहते हैं कि वे जल्दी जल्दी सीखें और उसे जानकारी प्राप्त करें। बच्चा सीखना चाहते हैं। एक तरफ तो हम इसके सीखने और भागीदारी की चर्चा करते हैं, दूसरी तरफ हम जानेंगे कि विद्यार्थियों में क्या सुधार होते हैं। विद्यार्थियों को सीखने में प्रेरित करने के लिए जो सुझाव इस प्रकार से हैं। जो सबसे पहला है कि विद्यार्थियों में गुणवत्ता का विकास करते हैं, विद्यार्थियों के मनोबल बढ़ाते हैं, विद्यार्थियों में आत्मविश्वास पैदा करते हैं, विद्यार्थियों को दिशा निर्देश देते हैं, विद्यार्थियों के विद्यार्थी जीवन को आशामय या मंगलमय बनाते हैं,
ताकि उसके जो उद्देश्य और जो लक्ष्य के साथ वे विद्यार्थी का अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसमें वे सफलता हासिल कर सके। ठीक है, तो इस विद्यार्थियों को सीखने और प्रेरित करने के सुझाव इस प्रकार हैं। सबसे पहला है, विद्यार्थियों के स्तर के अनुरूप चुनौती रखें। जिस कक्षा में है उसी कक्षा में विद्यार्थियों को चुनौती का स्तर रखें। जिस कक्षा में उसी कक्षा के अनुकूल विद्यार्थियों को उसी अनुरूप ही विद्यार्थियों को चुनौती दें, ताकि वे अपनी प्रतिस्पर्धा को सकारात्मक खोजने का अवसर प्राप्त कर सके। अपने कालांश की शुरुआत, ध्यान दीजिएगा, अपने कालांश की शुरुआत के साथ करें, जवाब के साथ नहीं। ठीक है, अपने कालांश सवालों के साथ करें, जवाब के साथ नहीं। जैसे कक्षा में हम जाते हैं तो कक्षा में एक चीज़ ध्यान देना चाहिए कि शिक्षक बच्चों के साथ क्या करते हैं। जैसे शिक्षक बच्चों को गुड मॉर्निंग बोलेंगे तो बच्चे भी रिप्लाई करते हैं, कैसे हैं आप लोग, हाव भाव, विषय से, पाठ से संबंधित, पाठ शुरू करने से पहले व्यवहारिक तथ्य से रूप होकर के प्रश्न शुरू करते हैं, पूछते हैं, ताकि इस कक्षा में बच्चे कितना उत्सुक था पढ़ने के लिए यह पता चलता है। इसकी शुरुआत में ही बच्चों को सवालों के साथ शुरुआत करना चाहिए, जवाब के साथ नहीं। सवालों के जवाब का रटना जो होता है बोरियत भरा होता है। ऐसा करके आप विद्यार्थियों को सीखने के रुचि को लेकर बरकरार रख सकते हैं। फिर है, विद्यार्थियों को अपने अच्छे अनुभवों से आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करें। जिसे विद्यार्थियों जो होते हैं उसके जो अनुभव के अनुसार सीखने और बोलने के लिए अनुभव का आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए। विद्यार्थियों को ऐसे असाइनमेंट जो दिया जाए जो उसकी रुचि से मेल खाती है। विद्यार्थियों को खुद करके सीखने का अनुभव दें। कुछ ऐसा प्रायोगिक कार्य दें जिससे विद्यार्थी स्वयं कर सके। ठीक है, जैसे विद्यार्थी अपनी योग्यता का प्रदर्शित भी कर सके। फिर है, विद्यार्थियों को एहसास दिलाए कि वह बतौर शिक्षक वह उसकी परवाह करते हैं। विद्यार्थियों को यह विश्वास दिलाना आवश्यक है कि शिक्षक उसकी चिंता करते हैं। विद्यार्थियों को उसकी प्रगति के बारे में फीडबैक दें। निर्देशन और परामर्श में कहा गया है कि निर्देशन दिया जाए, परामर्श दिया जाए, तो उसमें कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सोच वाले होते हैं। वो कैसे सोच वाले होते हैं, कहने का मतलब किसकी सोच अलग होती है, वो दिशा निर्देशन के साथ कार्य नहीं कर पाते हैं। इसलिए विद्यार्थियों को उनकी प्रगति के बारे में व्यक्तिगत फीडबैक देना चाहिए, ताकि उसको व्यक्तिगत रूप में दिशा निर्देशन देना चाहिए। विद्यार्थियों को स्थानीय परिवेश के साथ अपने ज्ञान या समझ को जोड़ने का अनुभव दें। फिर है, कक्षा में विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करने वाली राजनीति अपनाई जाए। ऐसा क्यों है? क्योंकि विद्यार्थियों को सलाह पूछने के लिए भागीदारी अपनाएं और विद्यार्थियों को सलाह पूछने के लिए, सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करें। उसे बार बार प्रोत्साहित करें, क्योंकि वही बच्चे सवाल पूछ सकते हैं जो पाठ्य विषय को समझ सकते हैं और पाठ्य विषय को आत्मसात कर लेते हैं, और वही बच्चे सवाल पूछ सकते हैं। इसलिए बच्चों को सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करें, जिससे यह पता चलेगा कि किस प्रकार से बच्चे सीख रहे हैं, कौन बच्चे समझ रहे हैं, कौन बच्चे नहीं समझ रहे। इसी में विद्यार्थियों का मूल्यांकन भी किया जा सकता है। ठीक है, अर्थात
उस पाठ को आपको दोबारा पढ़ाना है। फिर इसी में आगे है किसी विषय की गहराई करना, विद्यार्थियों में एक रुचि का निर्माण करना। किसी विषय में अगर गहराई से उतरते हैं तो विद्यार्थी उस विषय में रुचि पूर्वक चुनता है, वह एकाग्र पूर्वक सुनता है। इससे विद्यार्थी आगे चलकर आगे सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। वह हमेशा कक्षा में आगे आता है, अव्वल आता है। ठीक है। इस प्रकार से संचय आलेख पत्र जो छात्रों को समझने एवं छात्रों को निर्देश देने में अधिक योगदान प्रदान करते हैं। इस आलेख के माध्यम से छात्र जीवन के सभी पक्षों के सूचनाओं को संचय आलेख पत्र में स्थान मिलना चाहिए। वैधता और विश्वसनीयता की वृद्धि हेतु शिक्षकों को के सामूहिक रूप मूल्यांकन पर आधारित तथ्यों को आलेख में समावेश होना चाहिए। अतः हम यह कह सकते हैं कि तथ्यों को व्यवस्थित करने के लिए तथ्यों का पुनः मूल्यांकन करते रहना चाहिए। ठीक है, ध्यान से ठीक से एक बार बता रही हूँ कि तथ्यों को व्यवस्थित करने के हेतु तथ्यों को यदि जिसको व्यवस्थित करना चाहते हैं तथ्यों का पुनः मूल्यांकन करते रहना चाहिए। तो बच्चों, ये है संचय अभिलेख है जिसके अंतर में आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ और इसके द्वारा बच्चों को सीखने में किस प्रकार से प्रेरित किया जाता है इसको मैं आप लोगों को बताई हूँ। आगे मैं आप लोगों को जो विषय रखना चाह रही हूँ उस विषय को मैं रखना चाह रही हूँ कि निर्देशन कार्यक्रम में शिक्षक जो होते हैं, निर्देशन और परामर्श में जो शिक्षक और परामर्श में शिक्षक की क्या भूमिका रहती है, शिक्षक एवं परामर्शदाता की क्या भूमिका रहती है। कहना ना होगा कि विद्यालय में चलाए जाने वाले जो निर्देशन कार्यक्रम की सफलता की मूलभूत कुंजी शिक्षक ही होते हैं। शिक्षक की थोड़ी सी लापरवाही या उदासीनता निर्देशन कार्यक्रमों को असफल कर सकती है। शिक्षक ऐसे कार्यक्रमों में एक विशेष परामर्शदाता के रूप में कार्य करते हैं और इनकी भूमिका निम्नलिखित ढंग से व्यवस्थित की जा सकती है। विद्यालय में प्रवेश करने के बाद छात्रों को विषयों का चयन में तथा उचित जो विद्यालय में छात्र प्रवेश करते हैं उस समय विद्यालय में प्रवेश करने के बाद छात्रों को विषयों का चयन करने में तथा उचित पाठ्यक्रमों को समझने में एवं स्वीकार करने में काफ़ी कठिनाई होती है। शिक्षक ऐसे छात्रों को निर्देशन दे करके उनकी समस्याओं को हल कर देते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि वे निर्देशन में शिक्षक की महत्ता बढ़ जाती है। मतलब कि शिक्षक की महत्ता बढ़ जाती है। निर्देशन क्षेत्र में शिक्षक की महत्ता बढ़ जाती है। इसी प्रकार से देखा जाए शिक्षक की भूमिका में हम चर्चा करते हैं। किसी भी छात्रों को विषय शिक्षा समाप्त करने के बाद में विद्यालय की शिक्षा समाप्त करने के बाद में उचित चुनने में मदद करते हैं। जो व्यवसाय लेते हैं उसे विशेष परामर्श देकर उसे अर्जित योग्यता एवं उपलब्धियों को अनुकूल उस व्यवसाय में जाने की सलाह दी जाती है तथा उसकी महत्ता कार्यक्रमों को बढ़ाया जाता है। सलाह दे करके समस्या का हल करते हैं। इससे भी
शिक्षा की महत्ता निर्देशन कार्यक्रमों में बढ़ती है। शिक्षा का महत्व निर्देशन कार्यक्रमों में इसलिए होती है क्योंकि शिक्षक छात्रों की अभिरुचियों, बुद्धि, अभिक्षमता एवं उपलब्धि का मापन करके छात्रों की अभिरुचि, अभिक्षमता को उपलब्धि का मापन करके फिर छात्रों को उससे अवगत कराते हैं और साथ ही उन्हें उचित दिशा निर्देश देकर कि वह सफल नागरिक बनने में मदद करें, उन्हें प्रोत्साहित करती है। तो इस प्रकार से बच्चों, शिक्षक अपने छात्रों को मदद करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं एक अच्छे नागरिक बनने में, ताकि वे अच्छे नागरिक बन सकें। अच्छे नागरिक नहीं बनने के संबंध में बच्चे टूट जाते हैं और अपने समय को खो बैठते हैं। शिक्षक की अहमियत निर्देशन कार्यक्रम में इसलिए भी है कि शिक्षक छात्रों की समुचित चिंता का मापन कर उन्हें सही वातावरण में ठीक ढंग से समायोजित करने में मदद करते हैं। निर्देशन कार्यक्रमों में छात्रों के बारे में कुछ विशेष व्यक्तिगत रुचि होती है, जैसे उसके माता पिता की शिक्षा, उसकी आय, व्यवसाय, भाई बहनों की संख्या, उसके परिवार का इतिहास, या फिर कोई बीमारी, या फिर अन्य सभी स्रोत संबंधी बातें। तो इससे उस व्यक्ति के लिए उस दिशा निर्देश दिया जाता है जिससे उस बच्चे एक सफल नागरिक हो सकते हैं। उसे प्रोत्साहित दिया जाता है ताकि वह अपने विषयों को ध्यान में रखकर कर सकते हैं। फिर आगे चर्चा करते हैं शिक्षक की अहमियत जो होती है। शिक्षक की अहमियत जो होती है, तो कहने का मतलब कि शिक्षक निर्देशन कार्यक्रमों में इसलिए भी है क्योंकि शिक्षक छात्रों को एक प्रकार से समायोजनशीलता की क्षमता का मापन कर छात्रों को उन्हें ठीक वातावरण में समायोजित कर सके, उन्हें एक प्रकार का तरीका सिखा सके। ऐसा क्यों होता है? क्यों उस प्रकार का तरीका सिखाने के लिए आगे आते हैं? ऐसा इसलिए होता है कि बच्चे जो होते हैं, वो कहा जाता है कि बच्चे एक प्रकार की मिट्टी होते हैं। कुम्हार उसका निर्माण करता है और घड़े का रूप देता है, तो उसी प्रकार से बच्चे उस मिट्टी की तरह होते हैं और शिक्षक उस बच्चे को एक नया रूप देता है, दिशा निर्देश दे करके उस विषय से संबंधित पढ़ा के। क्योंकि जब जो बच्चे शुरू में जिस विषय को अध्यापन करते हैं नहीं जानते हैं, जब अध्यापन करने के बाद उसका स्वभाव, उसका बोलचाल, उसका व्यवहार, उसका व्यक्तित्व का रूप जो होता है वो अलग ही झलकता है। तो इस प्रकार से शिक्षक जो होते हैं बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों के वर्तमान के लिए काफ़ी सुदृढ़ व्यवस्था करते हैं और शिक्षक का उत्तरदायित्व होता है कि वो बच्चे के जीवन को सही रूप दे। फिर निर्देशन कार्यक्रम में जो शिक्षक निर्देशन देते हैं, छात्रों के बारे में उसके व्यक्तिगत जीवन में को भी समझते हैं। जैसे उनके व्यक्तिगत जीवन को समझते हुए देखेंगे कि शिक्षक किस प्रकार से उसके व्यक्तिगत जीवन को सहायता देते हैं। तो इस प्रकार से शिक्षक के द्वारा में देखा जाता है कि वह अपने बच्चों, विद्यालय के जो बच्चे होते हैं उसको सही रूप देने में सहायता देते हैं। आगे हम चर्चा करते हैं शैक्षिक, व्यक्तिक व व्यावसायिक निर्देशन। जो निर्देशन की समाप्ति की ओर जा रहे हैं कि शैक्षिक जो निर्देशन और परामर्श से पढ़े हैं उसमें शैक्षिक, व्यक्तिक और व्यावसायिक निर्देशन, एजुकेशनल, पर्सनल और आपका व्यावसायिक निर्देशन, वोकेशनल गाइडेंस। इसमें क्या संश्लेषण हम लोग कर रहे हैं? जो हम उपयुक्त बातों पर हम अभी तक चर्चा किए हैं, हमें यह समझ लेना चाहिए, ठीक है, कि तीनों प्रकार का निर्देशन एक दूसरे के लिए स्वतंत्र है।
तीनों प्रकार का निर्देशन एक दूसरे के लिए स्वतंत्र है। कभी किसी शैक्षिक समस्या के समाधान के लिए शैक्षिक निर्देशन के साथ व्यक्तिक निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। मान लीजिए किसी समस्याएं होती हैं तो शैक्षिक निर्देशन यदि किसी को दिया जा रहा है तो उस व्यक्ति को शैक्षिक निर्देशन के साथ व्यक्तिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। यदि उसे वोकेशनल व्यावसायिक निर्देशन की दिया जा रहा है तो व्यावसायिक निर्देशन के साथ उस व्यक्ति को व्यक्तिक निर्देशन भी दी जाती है। यानी तीनों निर्देशन एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसा तब होता है जब छात्र शैक्षिक समस्याओं में मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से उस पर बुरा असर पड़ता है, वह अस्वस्थ होता है। जब वह दिमाग में जरूरत पड़ता है या बहुत तनाव ग्रसित पड़ता है, छात्र बार बार फेल हो जाता है या मानसिक परीक्षा में कम अंक लाता है, ऐसे समय में वे अपने जीवन में असुरक्षा और हीनता की भावना प्रदर्शित करता है। ऐसे में उस बच्चे को शैक्षिक और मानसिक रूप से वह विचलित हो जाता है। ऐसे में उस विद्यार्थियों को शैक्षिक और व्यक्तिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। बहुत सारी विधियां मैं आप लोगों को बताई हूँ। उन विधियों के द्वारा में उस बच्चे का रेमेडियल कोर्स किया जा सकता है, उपचारात्मक निदान किया जा सकता है। क्योंकि इसके या एक ऐसी स्थिति है जब शैक्षिक समस्या व्यक्तिक समस्या पर हावी हो जाती है। कहने का तात्पर्य है कि अतः निर्देशन को दोनों स्तरों पर काम करना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, अतः निर्देशन को दोनों स्तरों पर काम करना पड़ता है। शैक्षिक निर्देशन को व्यक्तिक निर्देशन, व्यक्तिक निर्देशन को व्यावसायिक निर्देशन, इसी आधार पर दोनों को एक दूसरे से काम करना पड़ता है। इसी प्रकार से व्यक्तिक स्तर पर देखा जाए तो कोई भी व्यक्तिक स्तर पर किसी भी समस्या को शैक्षिक समस्याओं में जन्म देती है। व्यक्तिगत स्तर पर जैसे मान लीजिए कि वह एक कमजोर छात्र है और उसका विचार नकारात्मक है, वो पढ़ाई में पिछड़ जाता है। मान लीजिए एक बच्चा पढ़ाई में विद्यालय में नामांकन लेने के लिए गया, उसने कक्षा पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी तक पढ़ ली, लेकिन जब वो छठी कक्षा में पढ़ता है तो उसका जो जब वो छठी कक्षा में पढ़ता है तो उसका जो पढ़ने का जो तरीका होता है वह धीरे धीरे कम होने लगता है। उसमें एक प्रकार का नकारात्मक प्रभाव दिखाया जाता है। इसमें क्या कारण हो सकते हैं? क्योंकि कारण ये हो सकते हैं कि जैसे जैसे स्टेज बढ़ता है, पढ़ाई का स्टेज कठिन होने लगता है, पाठ्य विषय थोड़े कठिन होने लगते हैं, तो उस प्रकार से उस व्यक्ति के मन में, उस बालक के मन में एक नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं कि हम इसे नहीं कर पाएंगे, हम इस पर असफल हो जाएंगे। वह अपने को हीनता भावना की ओर आकर्षित करता है। तो ऐसे में उस विद्यार्थी को क्या करना चाहिए? शैक्षिक समस्याएं तो हो रही है उसके साथ में, ऐसे में उस विद्यार्थियों को व्यक्तिक निदान समस्या का निदान करना चाहिए इन प्रविधियों के माध्यम से, जो प्रविधि में आप लोगों को बताई। इसी प्रकार से व्यवसायिक समस्या भी कोई व्यक्तिक समस्या में आ सकती है। मान ली वह व्यक्ति पढ़ लिख करके यदि वह किसी व्यवसाय के क्षेत्र में जाना चाहता है और उसे नौकरी नहीं मिलती है तो वह छात्र भावुक हो जाता है और उसमें व्यवसायिक समस्याएं घिर जाती हैं। वह जिस व्यवसाय में जाना चाहता है वह व्यवसाय उसे नहीं प्राप्त होते। इस प्रकार से वह उस बालक की क्या होती है? वह उस बालक की व्यक्तिक समस्या बन जाती है। वह व्यक्तिक समस्या में गिर जाता है। अब किससे संबंधित व्यक्तिक समस्या में गिर जाता है? व्यवसायिक समस्या से गिर जाता है। पिछले बार था कि शैक्षिक समस्या से व्यक्तिक समस्या, मतलब एक प्रकार से एक त्रिकोण के रूप में तीनों, एक ट्रायंगल के रूप में तीनों एक दूसरे की ओर घूमते, एक चक्र की ओर घूमते। कहने का मतलब है कि व्यक्तिक समस्या भी जन्म देती है। व्यक्तिक समस्या में अभिभावकों का छात्रों के ऊपर दबाव छात्र को अधिक रूप में महत्वाकांक्षी, संवेदनशीलता बना देता है। वे अपने मन में एक प्रकार की भावनाओं को रोकते हैं कि वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऐसे विद्यार्थियों को निर्देशन की आवश्यकता होती है। कई बार शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन दोनों एक दूसरे से टकरा जाते हैं, एक दूसरे से मिले हुए होते हैं। कैसे मिले हुए होते हैं? किसी विशेष व्यवसाय को चयन करते हैं और विशेष व्यवसाय का चयन करने में शैक्षिक रूप से विशेष रूप से चुनने के माध्यम में शैक्षिक स्तर पर पाठ्यक्रम का ऊपर निर्भर हो जाता है। उदाहरण देते हैं,
यदि कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो उसे माध्यमिक स्तर पर विज्ञान का विषय लेना पड़ेगा। माध्यमिक स्तर पर विज्ञान का विषय लेना होगा, बहुत सारे समस्याएं होंगे, पाठ का निदान करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, उसे उस विषय में काफ़ी मजबूत रहना पड़ेगा, काफ़ी अव्वल रहना पड़ेगा, ताकि वे बच्चे अच्छी तरह से उस विज्ञान के विषयों को चुन सकें। इस प्रकार से एक दूसरे में बंधी रहती हैं जो भी समस्याएं होती हैं और इसके साथ में मिली हुई होती है। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है, जिस एग्जाम्पल को मैं आप लोगों को बताऊंगी। मान लीजिए जो छात्र शिक्षक बनना चाहता हो, आप लोग शिक्षक आप बनने के लिए तैयार हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, प्रशिक्षित हो रहे हैं, तो जो छात्र शिक्षक बनना चाहता है तो कहने का मतलब वो क्या लेगा, उसे बाल्यावस्था से ही, किशोर अवस्था से ही उस विषय को मजबूती लेकर चलना होगा। आपने आज जो आपका मेथड है, अंग्रेजी के विषय में आपने नामांकन लिया, किसी ने हिंदी में, किसी में गणित में, किसी में विज्ञान में, तो कहने का तात्पर्य है कि आप उस विषय को किस प्रकार से आगे अपने जीवन में ढाल सकते हैं। उस विषय को एक कड़ी के रूप में, एक चेन सिस्टम के रूप में आप उसे पढ़े होंगे, सीखे होंगे। फिर उस विषय को पढ़ने सीखने में आपकी योग्यता के साथ में, आपकी बुद्धि उपलब्धि के साथ में उसमें रुचि उत्पन्न हुई होगी। तो व्यक्ति के जीवन में भी यही होता है। व्यक्ति यदि किसी लक्ष्य की ओर जाता है, अपने उद्देश्य को निर्धारित करता है, तो उस विषय में रुचि रखता है, उस विषय में रुचि रखता है, एकाग्रता रखता है और अपनी योग्यता और बुद्धि उपलब्धि के साथ में वह उस विषय में आगे बढ़ता है, ताकि वह बालक उस विषय में आगे बढ़ने के साथ उस विषय को आगे बढ़ा सके। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह बालक जब बार बार किसी विषय को पढ़ता है तो वह उस विषय की ओर आगे अपने को ढकेलता है, फिर उसी विषय की ओर एक व्यवसायिक क्षेत्र की ओर कदम लेता है और अपना भविष्य को निर्धारित करता है। ऐसा इसलिए होता है कि किस प्रकार से उस बालक में व्यवसायिक दिशा निर्देशन और शैक्षिक समस्याएं, जिसका संश्लेषण के रूप में हम बता रहे हैं, आपस में उसके जीवन में निदान करता है। ऐसा इसलिए होता है कि वह बच्चे को ध्यानपूर्वक उनके जीवन को, उसके जीवन से संबंधित बातों को उस व्यक्ति के रूप में उसे बताता है। शिक्षक का यह पूरा दायित्व होता है कि बालकों को विद्यालय में उसके सभी विषयों के बारे में प्रत्येक जानकारी दे। वह बालक बाद में यह तय करता है कि वह किस विषय को लेके, किस ऐच्छिक विषय को लेकर के आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन इससे पहले माध्यमिक विद्यालय में, उच्च विद्यालय कक्षा में बच्चों को सभी विषयों को पढ़ाना चाहिए, ताकि सभी विषयों में बच्चों की बराबर जानकारी होते हैं। जो बच्चे शिक्षक बनना चाहते हैं वो अपने विषय के विशेषज्ञ तो होते हैं, लेकिन साथ में उसे अन्य सभी विषयों की भी जानकारी होती है और होनी भी चाहिए, ताकि जैसे मान लीजिए जो नागरिक शास्त्र होते हैं वो कुछ अर्थशास्त्र से समन्वय रखते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, और जो भूगोल होते हैं वे नागरिक शास्त्र से जुड़े होते हैं। तो संविधान जो होता है, संविधान के निर्माण जो होता है, जो नागरिक शास्त्र विषय में छुपा हुआ है, वह कहीं ना कहीं अर्थशास्त्र को खींचता है, अर्थशास्त्र से संबंधित हो जाता है, और इधर आपका भूगोल से संबंधित हो जाता है। इसलिए सभी विषय एक दूसरे से समन्वय हैं, इसीलिए सभी विषयों का अध्ययन करना चाहिए। तो शैक्षिक दृष्टिकोण में देखा जाए कि बच्चे माध्यमिक विद्यालय और उच्च विद्यालय में सभी विषयों का अध्ययन करेंगे तो उन्हीं विषयों में अपनी रुचि और योग्यता को चुनते हैं और अपनी ओर आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा, और व्यवसायिक क्षेत्र में भी वैसा ही होता है कि बच्चे अपनी योग्यता के अनुसार व्यवसायिक क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन से व्यवसाय को मैं चुन करके अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकूं, अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकूं। बच्चे उसी ओर आगे जाते हैं और अपने को अग्रसर करते हैं। कहने का मतलब कि बच्चे में यह शैक्षिक निर्देशन, व्यवसायिक निर्देशन और व्यक्तित्व निर्देशन तीनों एक चक्र के रूप में कार्य करते, तीनों एक दूसरे से समन्वय हैं, तीनों एक दूसरे से संबंधित हैं।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विद्यार्थियों में एक प्रकार की गुणवत्ता होती है, एक प्रकार के शील गुण होते हैं जो उसे बचपन से लेकर के बड़े होने तक उसे अग्रसर करती है, उसे आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करती है। तो बच्चों, हमारा आज का जो ये पाठ्य था, आप लोगों को मैं बताई कि किस प्रकार से निर्देशन सेवाओं के संगठन होते हैं और इसका क्षेत्र कितना विस्तृत होता है, इसमें किस प्रकार से विशिष्ट उद्देश्य पाए जाते हैं और शिक्षक के द्वारा किस प्रकार से बच्चों को निर्देशन सेवाओं संगठन में सहायता प्रदान की जाती है। तो और इसके साथ में मैंने आप लोगों को बताया कि निर्देशन सेवाओं के व्यक्तिगत, शैक्षिक और व्यावसायिक निर्देशन। तो बच्चों, आज का यह निर्देशन यूनिट 5 का जो विषय रहा, निर्देशन एवं सेवाओं का जो विषय, इसे मैं आज समाप्त करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग मेरे इस वीडियो से आधारित जो विषय मैं आप लोगों को जानकारी दे रही हूँ, आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे और समझ रहे होंगे। मैं पुनः इस विषय को जब पढ़ाऊँगी, ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ाऊँगी, और इसके बाद मेरा अगला वीडियो रहेगा स्पेशल चाइल्ड पर, विशेष बालक पर। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।